ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ सब फर्टिलिटी, चैप्टर नंबर ऑलमोस्ट 7 है, 10 टीचर गायनेकोलॉजी का। कौन-कौन सी वजह है जो कि सब फर्टाइल करती हैं? कुछ मेल काज़िज़ हैं, कुछ फीमेल काज़िज़ हैं, कुछ बोथ हैं और कुछ अननोन हैं। ठीक है? तो बुक के अंदर उसने इसी को यूँ क्राइटेरिया को डिवाइड किया हुआ कि हमारे पास जो मेल की वजूहात है ना, जितने भी कपल्स आते हैं सब फर्टाइल 30% जो है ना उसके अंदर मेल्स इन्वॉल्व हैं। जबकि जो फीमेल काज़िज़ है ना, ठीक है, वो भी मोर और लेस 30% इन्वॉल्व है। उसके अंदर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ओवरी, यूट्रस और ट्यूबल, कोई ना कोई फ़्लोपियन ट्यूब का कुछ ना कुछ मसला होता है। ठीक है? कुछ ऐसे केसेस होते हैं 15% जिसके अंदर मेल भी कुछ ना कुछ मसले के साथ आ रहा था, फीमेल भी। जबकि हमारे पास वो कह रहा है कि 25% जो है ना वो केसेस अननोन रहते हैं। हमें पता ही नहीं चल पाता कि इनको आखिर मसला क्या है, कहाँ पे है। ठीक है? सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूँ कि हमारे पास जो है ना फीमेल काज, उसके अंदर क्या-क्या है? ओव्यूलेटरी कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं इसके अंदर, मतलब ओव्यूलेशन के अंदर कुछ ना कुछ मसला आ जाता है, ठीक है? ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर क्या होता है, ओवरी से एग बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। ये ओवरी है ना, तो इससे हमारे पास एग बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता। ये एक बड़ा मसला है जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, मतलब कोई भी वजह हो सकती है। हो सकता है वो फीमेल ना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ, पीसीओएस के साथ जो है ना वो प्रेजेंट कर रही हो। ठीक है, नंबर 1 पे ये होगा, पीसीओएस एक बड़ी वजह है इसके अंदर। नंबर 2 पे हमारे पास क्या होता है, एंडोक्राइन कोई ना कोई हमारे पास प्रॉब्लम, मतलब उसके हार्मोन के अंदर जो है ना वो मसला है। सपोज करें, आपने देखो जो फीमेल दूध पिलाती है ना बच्चे को, वो दोबारा प्रेग्नेंट उसके होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? प्रोलैक्टिन जो है ना वो इनहिबिटरी रोल प्ले करता है हार्मोन। तो अगर एवं खाम-खा मतलब उसका बच्चा भी नहीं हुआ और अब वो ना उसके अंदर कोई ऐसा काम हुआ है कि उसका प्रोलैक्टिन टपा-टप बढ़ना शुरू हो गया, तो मैं कहूँगा अगर वो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के साथ वो प्रेज़ेंट करता है ना, ठीक है? तो क्या होगा, इसके अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल हद से ज़्यादा जो है ना उस फीमेल की बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होगा। ये प्रोलैक्टिन करता क्या है? जो आपका जीएनआर गोनेडोट्रोपिक रिलीज़िंग हार्मोन है, ठीक है? इसको इन्हिबिशन करवा दे। कहता है तुम अभी रहो, अभी बच्चे को दूध पिला रही है माँ, तो अभी तुमने कोई भी ना इम्प्लांटेशन नहीं करनी, ठीक है? तो ये क्या करेगा, इसको रोकेगा। ये रुकेगा तो हमारे पास क्या होगा, एफएसएच भी रुक जाएगा और हमारे पास एलएच भी रुक जाएगा। जब एफएसएच एलएच रुकेगा तो क्या होगा, हमारे पास एलएच नहीं आ रहा तो ओव्यूलेशन नहीं होगी। अब उसका हस्बैंड ड्यूरिंग लैक्टेशन जितना मर्ज़ी उसके साथ पंगे ले ले, ओव्यूलेशन नहीं होगी, उसका एलएच नहीं आ रहा, वजह क्या, हाइपर प्रोलैक्टिन ने उसको रोक के रखा हुआ। इसी तरह अगर वो गर्ल्स का हार्मोन लेवल, नॉन मैरिड गर्ल का हार्मोन लेवल हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो गया, तो यही होगा कि हमारे पास ओव्यूलेशन उसकी नहीं हो रही। ठीक है? तो फीमेल क्या होगी, एन ओव्यूलेशन के साथ जो है ना वो प्रेज़ेंट करेगी। ठीक है? साथ में उसको एमेनोरिया जो है ना, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना उसका भी ये होगा। ज़ाहिर-सी बात है, नया सारा सिस्टम नहीं चल रहा। इसके अलावा जो फीमेल थायराइड के प्रॉब्लम, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, थायराइड का प्रॉब्लम एक बड़ी वजह है कि वो फीमेल फर्टाइल नहीं हो पा रही होती। ठीक है? ये था हमारे पास नंबर 1 पे ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर। अब हम चलते हैं नंबर 2 के ऊपर। मेरी एक्चुअल में चाय भी आ चुकी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार पहले वीडियो बना लें, क्योंकि चाय पीते-पीते ना बंदा फिर थोड़ा-सा रुक जाए ना तो वीडियो मज़ा नहीं आता फिर उसमें। अच्छा, नंबर 2 पे हमारे पास है जी, नंबर 1 पे ओव्यूलेटरी है, नंबर 2 पे हमारे पास है ट्यूबल डिसऑर्डर। ठीक है? ट्यूबल डिसऑर्डर, कोई ट्यूब के अंदर मसला है, मतलब उसकी जो फ़ैलोपियन ट्यूब है ना, ठीक है? इसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है? इन्फेक्शन इन द फ़ैलोपियन ट्यूब। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जिस फीमेल को होती है, पीआईडी, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है इन्फेक्शन का चांस है यहाँ पे ट्यूब्स के अंदर। ठीक है? तो सारी फीमेल अपने ट्यूब्स के ऊपर हाथ रखें और पीआईडी को अपने एक दफ़ा ज़हन में लाएँ। ठीक है? इसके अलावा हमारे पास क्या रहा है कि क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, ठीक है? आपने पढ़ा होगा कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाते हैं, जिनको यूटीआई होता है। फीमेल को यूटीआई क्यों होता है? ये एक बड़े एग्ज़ामिनर पूछते हैं। बताना है सर, उनकी जो यूरिथ्रा है वो ही छोटी-सी होती है, तो फीको ओरल रूट से हमारे पास बड़ा आसान रास्ता है कि वो उसने अपनी एनल कैनाल को हाथ लगाया, ठीक है? वहीं से जो जरासीम है उसने अपनी यूरिथ्रा को हाथ लगाया, तो हो सकता है वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए।
मेल के अंदर क्यों नहीं? क्योंकि मेल का यूरिथ्रा बड़ा होता है ना, ये एक बड़ी वजह है। ये कुछ एग्जामिनर का फेवरेट ये क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, ये क्या करते हैं, जब यूटीआई हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या करेगा, वो कर देगा ये यूटीआई के साथ ये ट्यूब की ब्लॉकेज के अंदर भी इसका इन्वॉल्व हो जाएगा, ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। साथ में कोई भी उसने प्रीवियस जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि सर्जरी करवाई, ठीक है। हो सकता है उसने कोई पेट का कुछ भी ऐसा अपेंडिक्स करवाया या कुछ भी, तो अब उसके दौरान जो है ना कुछ ना कुछ इसको कट लग गया फ़िलिपियन ट्यूब को, अनट्रेंड था वो सर्जन था। ये कट लगने के बाद यहाँ पे स्कारिंग होगी और स्कारिंग के बाद ये ट्यूब ही जो है ना हमारे पास बंद होगी। तो स्कारिंग भी एक बड़ी वजह है, ठीक है। तो या फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ नर्व की इन्वॉल्वमेंट होगी, या कुछ ऐसा हुआ कि ये जो ट्यूब मोटाइल करके अपनी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के ज़रिए एग को आगे प्रोपेल करती हैं, इनकी मोटेलिटी ही ख़त्म होगी, ये बिल्कुल बेहिस हो चुकी है, मोशनलेस होगी। जब ये बेहिस होगी तो यहाँ पे जो एग पड़ा वो पड़ा 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 यहीं पे मरता रहेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी वजह होगी। साथ में कह रहा है कि हमारे पास कुछ यूट्राइन प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ठीक है। यूट्राइन प्रॉब्लम्स होती हैं। यूट्राइन अब प्रॉब्लम्स क्या होंगे, इसके अंदर हो सकता है कोई भी, वो कहते हैं ना उनकी बच्चेदानी जो रसोलियाँ सन, अमूमन आपने सुना होगा, तो ये रसोलियाँ ही होती हैं, फाइब्राइड्स, ठीक है। अब ये एंडोमेट्रियोसिस होता है या फिर एडिनोमायोसिस भी एक बड़ी वजह है यूट्राइन प्रॉब्लम के अंदर। एंडोमेट्रियोसिस में अंदर क्या होता है, जो यूट्राइन वाला है ना एरिया, वो किसी भी और जगह चला जाए, फ़्लोपियन ट्यूब में चला जाए, तो वहाँ पे इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती रहती है, तो इसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। या फिर एडिनोमायोसिस, मतलब कि जो ये जो यूट्रस का है ना, ये एंडोमेट्रियम से मायोमेट्रियम तक जो है ना वो जाना शुरू कर दे, तो इसे हम कहते हैं यूट्राइन प्रॉब्लम में होता है। अब फाइब्राइड्स जो है ना वो हमारे पास कितनी तरह के हो सकते हैं, वो हो सकते हैं सब म्यूकोज़ल हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं सब सिरोज़ल हो सकते हैं, या फिर हमारे पास हो सकते हैं इंट्राम्यूरल हो सकते हैं, ठीक है। इंट्राम्यूरल हो सकते हैं। अगर तो वो फाइब्राइड 5 सेंटीमीटर से वो कह रहा है कि ज़्यादा होगा तो वो हमारे पास इंट्राम्यूरल होगा और वो प्रेगनेंसी को अटेन ही नहीं होने देगा, ठीक है। अगर ये फाइब्राइड सपोज़ करें यहाँ पे इसकी यूट्रस के अंदर इतना बड़ा है, इसको अगर मैं फीते से मेज़र करूँ तो ये 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये किसी और चीज़ को आने नहीं देगा, कहेगा मेरा ही राज है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ट्यूबल डिसऑर्डर भी हो गई, या फिर वो फीमेल जो कि डायबिटिक होती हैं, ठीक है। तो जिनको शुगर का मसला होता है ना, उनके अंदर भी जो है ना इनफर्टिलिटी देखी गई है। या फिर वो ख़वातीन जो कि एपिलेप्टिक होती हैं, मिर्गी के जिनको दौरे पड़ते हैं, उनके अंदर भी ये बड़ा एक कॉमन देखा गया है। तो ये चंद एक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए काजेज़ ऑफ दी सब फर्टिलिटी के ऊपर, ठीक है। अब मेल सब फर्टिलिटी को, ये तो होती है हमने फीमेल की बॉडी के ऊपर सारे का सारा ये वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसका अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मोर वेलकम। अब मैं बताता हूँ आपको जो मेल सब फर्टिलिटी है ना, क्यों एक लड़का सब फर्टाइल हो गया अच्छी खासी जवानी के अंदर। तो इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसको एडजस्ट करना भी मुश्किल हो रहा है आज। ओके जी, अब मैं करता हूँ जी मेल सब फर्टिलिटी के ऊपर बात। अब कह रहा है कि हो सकता है जो उसके खूबसूरत से मेल के टेस्टिस हैं ना, ठीक है, ये अगर इसके अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाए, जिसे हम क्या कहते हैं ऑर्काइटिस, ORCHITIS, इस तरह करके स्पेलिंग होते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस हो गया, ठीक है। क्या होता है, जो स्पर्मिगोनल सेल है ना वो बेसिकली इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं क्वालिटी ऑफ द स्पर्म को, क्वांटिटी को भी और क्वालिटी जो है ना वो अच्छे स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर पाती, ठीक है। वो कहते हैं ना मारने वाले में दम नहीं था, तो ये यही होता है मेरी जान के क्वालिटी ऑफ उसकी स्पर्म जो है ना वो बड़ी लो हुई होती है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। या फिर वो कह रहे हैं इन्फ्लामेशन हो सकता है, जो एपिडेडिमस है ना टेस्टिस का, अगर एपिडेडिमस हो गया, फिर वाज डेफरेंस हो गया, तो एपिडेडिमस की आपने जो है ना वो करवा देनी है, जिसे हम क्या कहते हैं एपिडेडिमाइटस हो गया, एपिडेडिमाइटस, ठीक है। ये हमारे पास होता है इन्फ्लामेशन ऑफ एपिडेडिमस। हिस्ट्री आपके बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगी, उससे पूछना है कि बेटा आपको कभी मम्प्स तो नहीं हुए बचपन में, वो कहेगा हाँ डॉक्टर साहब मुझे मम्प्स हुए थे और मेरे टेस्टिस में बड़ी पेन होती थी, ठीक है, ये सूज जाते थे यहाँ में बॉल की तरह। तो मम्प्स जो है ना ये बेसिकली करता क्या है, ये मेरी जान ख़ास तरह का टॉक्सिन रिलीज़ करता है, जो कि स्पेशली खाने के लिए आता है, किसको, टेस्टिस के ऊपर अटैचमेंट के लिए। ये जो ना टॉक्सिन बड़ा मज़े का इसको लगता है कि वाह, ये जो मम्प्स है ना यूँ समझ लें कि इसका टॉक्सिन ना टकाटक खाने के लिए आ जाता है। मैंने यूँ याद किया हुआ था, सॉरी फॉर दैट। लोग कहते हैं फिर यार गंदी बातें करते हैं, यार गंदी नहीं है यार, अब मेडिकल साइंस में आगे भी गंदा कुछ भी नहीं रहता, मुझे नहीं लगता। अच्छा,
यहाँ पे जो है ना वो टक खाने के लिए आ गया है, किसके, मेल के टकाटक। मेल जो है ना एक तो ये है कि मम्प से एक्सपोज्ड होगा, मम्प से नंबर 1 पे मैं लिख रहा हूँ यार, ये मार्कर ने भी आज ही सूखना था, ठीक है। नंबर 2 पे वो कह रहा है कि हो सकता है कि वो कोई भी टेरेटोजेनिक सब्सटेंस से एक्सपोज्ड हो, टेरेटोजेनिक सब्सटेंस से वो कह रहा है कि हमारे पास एक्सपोजर उसका हो जाए, ठीक है। या फिर मेल को कोई भी प्रोस्टेट का जो है ना वो हमारे पास कैंसर हो जाए, ठीक है। प्रोस्टेट का कैंसर जो है ना वो हमारे पास होने की वजह से हमारे पास फिर क्या होता है, उसने कोई रेडियोथेरापी, हो सकता है कैंसर के लिए उसने कोई रेडियोथेरापी करवाई है, ठीक है। और रेडियोथेरापी ने जाके उसके हिट कर दिया टेस्टिस को, तो ये भी रेडिएशन है। या फिर वो कोई ऐसी ऑक्यूपेशन इख्तियार करता है जहाँ पे रेडिएशन ही रेडिएशन है। हो सकता है वो किसी स्टील मिल की फैमिली में काम कर रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, लोहे को गर्म पिघला के चीज़ें बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है, अपने टेस्टिस की हिफाजत नहीं कर पाया बेचारा, तो वो जल गए उसके। क्योंकि जलने से मुराद कि इतनी रेडिएशन गई है कि वो अंदर से एपिडेडिमस और सारा कबाड़ा हो गया, ठीक है। या फिर वो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर हाइपरटेंशन होती है, या फिर वो कोई बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है किसी भी वजह से, तो इनके अंदर क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली हो जाता है। और हो सकता है वो बॉयज़, अब बॉयज़ जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं ना तो टाइट अंडर गारमेंट्स प्लीज़ मत पहनिएगा, ठीक है। टाइट अंडर गारमेंट्स क्या करती हैं, जो गर्मियों के अंदर जो है ना वो टेस्टिस बेचारों ने स्क्रोटम के अंदर नीचे लटकना होता था, आपने टाइट अंडर गारमेंट पहन लिया तो इसने जाके बॉडी के साथ अटैचमेंट करवा दिया, तो बॉडी की हीट इसी को मार देगी। अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियाँ, तो वो यही बात हो जाएगी। समझ आ गई मेरी बात? तो टाइट अंडर गारमेंट्स दे देना। और हाँ, कोशिश करना कि सारा दिन अंडरवियर पहन के ना बैठे रहना। अगर आपको रिलैक्स होने का मूड मिले तो ट्रैक सूट वगैरह या शलवार कमीज़ भी कभी कभार पहन लिया करो। देहाती लोग क्या करते हैं, वो शलवार कमीज़ की जगह वो धोती पहन लेते हैं, तो वो तो हद से ज़्यादा खुल जाती हैं चीज़ें, वहाँ नहीं जाएंगे हम। अच्छा, अब ये वो कह रहा है कि हो सकता है मेल जो है ना वो केलाइन फेल्टर सिंड्रोम के साथ हो, तो इसके अंदर बड़ा मसला होता है। या फिर SRY जीन जो है ना वाई क्रोमोसोम के ऊपर एब्सेंट है, तो इसके अंदर बड़ी मसाइल आ जाते हैं वो सर। अब हमारे पास आ जाता है जी मैनेजमेंट क्या करेंगे। एज अ डॉक्टर साहब आप बैठे हुए हैं, तो अब आपके पास जी कपल आ गया है सब फर्टाइल का, आपको पता चल गया ये सब फर्टाइल है, ठीक है। तो अब आप मैनेजमेंट क्या कैसी करें कि वो जल्द से जल्द, ठीक। अब अब हम कहते हैं जी मैनेजमेंट ऑफ दिस सब फर्टिलिटी क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ सब फर्टिलिटी क्या है। नंबर 1 पे आपने उसकी जो ना हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी सी हिस्ट्री ले लेनी है मेल की और फीमेल की, ठीक है। कोशिश करना कि इन दोनों को पहले अलग अलग इनकी हिस्ट्री लेना, फिर इन दोनों को बिठा के हिस्ट्री लेना। अगर मैं हूँ तो मैं यूँ करूँ, क्यों, ये कभी कभार ना चीज़ें छुपाने की कोशिश बड़ी कर लेते हैं, तो आपने इनको कॉन्फिडेंस देना, नहीं यार मैं आपका खैर खा हूँ, तो ये इतनी बातें उगलते हैं कि आपको यहीं से अच्छा सा डायग्नोसिस मिल जाना है, बिलीव मी। कभी कभार क्या होता है कि ये इनको सेक्स करना ही नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो मतलब इनको सही प्रोसेस ही नहीं पता होता, बस अन्नेवाह इन्होंने तोपें चलानी होती है, अन्नेवाह इन्हें कहना है तोपें नहीं चलानी आपने, कुछ इस तरह भी हिस्ट्री के अंदर केसेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस वजह से हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे एग्जामिनेशन आपने करवानी है। नंबर 3 पे आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना, और फिर आपने मेरी जान ट्रीटमेंट के ऊपर पहुंचना है। तो ये 3 स्टेप फॉलो करके फिर आप इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट में आप कह लेंगे पहले हिस्ट्री लेंगे, फिर जनरल मैनेजमेंट और फिर स्पेसिफिक मैनेजमेंट, ये 3 हेडिंग इस तरह करके लिखेंगे तो एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देता है। अच्छा, जो फीमेल है ना उससे आपने किस तरह हिस्ट्री लेनी है। फीमेल के लिए हमारे पास जो है ना वो एज हो गया, और टाइम सिंस ट्राइंग, कितने टाइम से वो जो है ना वो टपाटप के लिए ट्राई कर रहे हैं, और कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई, पहले अगर कहीं उसकी शादी हुई है वहाँ से डाइवोर्स हो गई तो फिर आपने पूछ लेना कि वहाँ पे आपके कोई बच्चे वगैरह थे, हो सकता है वो बेवा भी तो हो सकती है ना, ठीक है। और कॉइटल जो है ना वो फ्रीक्वेंसी के मतलब हफ्ते में कितनी दफ़ा मिलते हैं, ठीक है, मियाँ बीवी आपस में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो 3 दफ़ा हफ्ते में मिलते हैं तो मैक्सिमम चांस है, अगर वो हफ्ते में 1 दफ़ा मिलते हैं, जुम्मा या हफ्ता या इतवार, तो ये उससे चांसेस कम हो सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन में अगर वो हाउस वाइफ है या लेडी है, उसको लेडी को जो है वो सारा दिन वर्क के अंदर गुजर जाता है, अपने हस्बैंड के लिए टाइम ही नहीं बचता, फिर आगे थक के सो जाती है, वो यही हो जाता है। गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ आपने पूछ लेना है, ठीक है। एनी ट्रीटमेंट ऑफ फर्टिलिटी इन दी पास्ट, उसने कोई हकीम की गोलियाँ खाई हैं या कुछ भी उसको कोई ऐसा मसला हुआ तो उसने गोलियाँ खाई हैं या अस्पताल में किसी वजह से दाखिल रही हैं, कोई सर्जरी करवाई है। थायराइड ब्लड टेस्ट उसके लाजमी जो है ना वो आपने प्रोफाइल देखने करवाया है, नहीं करवाया, ठीक है। इससे पूछना आपने वो शीशे वाला टेस्ट जो होता है ना, इससे पूछना शीशे वाला टेस्ट,
एक्चुअल में वो क्या पैप स्मीयर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो उसने करवाया है कि नहीं करवाया, वो सारी की सारी आपने पूछनी है। मेल से क्या पूछेंगे, मेल से भी सेम एज पूछेंगे। अगर तो उसकी एज ज़्यादा है 40-45 तो मेरी जान तुम्हारे मारने वाले के अंदर दम कम है, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ डिज़ायर, मेल को पूछना क्या तुम्हें डिज़ायर होता है कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा करने का कि नहीं होता, ठीक है। प्रीवियस कोई मैरिज हुई है तुम्हारी, पहले मैरिज हुई है तो पहली बीवी से कितने बच्चे हैं तुम्हारे, ठीक है, तो उसके साथ कितनी दफ़ा मिलते थे, ठीक है। फिर हो सकता है कि पहली बीवी का वो ज़्यादा टाइम ना दे पा रहा हो, दूसरी को भी ज़्यादा टाइम दे रहा है, या फिर दूसरी को कम टाइम दे रहा है, पहले 3-3, या फिर वो जिस तरह ना मुफ्ती तारक मसूद, उसकी 4-4 बीवियाँ, तो वो बेचारा फिर मुझे तो लगता है सारा हफ्ता फिरता ही रहता होगा, ठीक है। फिर उसको कोई मम्प्स वगैरह की हिस्ट्री हुई है, कोई टेस्टिकुलर ट्रॉमा तो नहीं हुआ उसको, ठीक है। साथ में कोई पास्ट मेडिकल, कोई प्रोस्टेट या कोई उसने वेजेक्टमी तो नहीं करवाई, ठीक है। हो सकता है उसने वेजेक्टमी करवा ली हो, आप वो ट्राइयाँ मार रहा हो, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे केस के अंदर, ठीक है। अब आपने कर ली सारी हिस्ट्री ले ली, अब आपने पहुंच जाना जी एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है। एंड में मैं बुक से दिखाता हूँ, परेशान नहीं होना। एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो आपने फीमेल को कहना चल बीबी इधर लेट जा बेड के ऊपर, लिथोटॉमिक पोजीशन के अंदर जो है ना वो आपने कर लेना। और सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन के अंदर पेल्विक एग्जामिनेशन जो है ना वो आपने करनी है। अब इसके अंदर क्या होगा, आपने यूट्राइन पैथोलॉजी सबसे पहले देख लेनी है, नंबर सेकंड पे फाइब्राइड देख लेना है, ठीक है। नंबर थर्ड पे आपने कोई मास है वो देख लेना है। नंबर फोर्थ पे आपने टेंडरनेस जो है ना वो देख लेना है, ठीक है। टेंडरनेस क्या शो करेगा, कोई भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ तो नहीं है, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, या कोई भी एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, ठीक है ये। फिर आपने देखना है हाइट और उसका वेट। जो शॉर्ट स्टैचर गर्ल होती हैं ना उनको जो 5 फुट से भी कम होती है और उनकी शादी हो जाए, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनकी वजाना से बच्चे को निकालना, और वो बहुत कम सर्वाइव करते हैं। ये भी एक बड़ी वजह शॉर्ट स्टैचर हो गया। वेट जिनका अगर बहुत ज़्यादा हो या बहुत अंडर वेट हो, फिर बीपी आपने उसका चेक करना, प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया को देखना है, थायराइड एग्जामिनेशन, हाइपरथायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म नहीं है, ये सारे का सारा आपने एग्जामिनेशन के अंदर कर लेना है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन मेल का भी ऑलमोस्ट यही है कि आपने स्क्रोटल एरिया चेक कर लेना, टेस्ट और टेस्ट को सारे का सारा, वो कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप अपनी जो है ना वो क्लिनिकल स्किल को बढ़ा लो, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना इन्वेस्टिगेशन में आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिल गया, चलो सपोज करें आपने कह लिया कि जी इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या कोई भी एंडोमेट्रियोसिस है, तो आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस को आप कंफर्म करना है। खाम खाने वा टेस्ट नहीं करवाने, पहले अपने डिफरेंशियल 3-4 बना लेने हैं, उसको देखने के लिए उनमें से कोई एक पिक करने के लिए फिर आपने टेस्ट करवाने हैं। लोग क्या करते हैं, कुछ डॉक्टर नाकाम क्यों होते हैं, वो उन्हें कुछ एग्जामिनेशन अच्छे से नहीं आती, जब एग्जामिनेशन अच्छे से नहीं करते तो फिर वो एवं खाम खा एक लंबी लिस्ट लिख देते हैं टेस्ट की। मरीज़ का भी खर्चा, बेचारे पहले ही पाकिस्तान में गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बेचारे मुश्किल से टेस्ट करा के आती हैं, तो डॉक्टर फिर देखते रहते हैं नहीं ये को टेस्ट करा के, तो ये भाई तुम पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस 4-5 अच्छे से बना लो, किसी सीनियर की हेल्प ले लो, उसके बाद उसको एक 4-5 बस गिनती के टेस्ट जो आपको चाहिए, जो चीज़ आपने देख ली है कंफर्म करने के लिए, वो देख लो, आपका डायग्नोसिस मान के फिर ट्रीटमेंट शुरू कर दो, बजाय इसके कि वो बेचारा पहले पैसे लगा के टेस्ट करवाए और फिर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना वो फीमेल के लिए क्या आप इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, मेल के लिए आपका, मेल को कहना ले भाई तू ना ज़रा मास्टरबेट करके आ, ठीक है। अब मास्टरबेट करके आएगा तो आपने उसके सीमन की जो है ना वो एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है। और उसे पहले कहना कि जब तुमने सीमन का एग्जामिनेशन देना है ना, तो इससे 2 दिन पहले कभी कोई आपने टपाटप नहीं करना, 3 दिन एटलीस्ट टपाटप के लिए रेस्ट करो, उसके बाद आपका जो सीमन वाला जो टैंकी है वो भर जाएगी, तो उसके बाद अच्छा सीमन आपके पास आ जाएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। तो 3-4 दिन उसे सेक्स से रोक कर रखना, उसके बाद उसे कहना कि तुम सीमन देने के लिए यहाँ पे आओ। फिर उसको जो है ना सीमन एग्जामिनेशन को हर 3 माह बाद जो है ना वो आपने जो है ना वो उसको रिपीट करवाना है कि आया कितनी की प्रोग्रेस हुई है आपकी। इसके अंदर आपने ल्यूकोसाइट काउंट देखना है, एंटीबॉडीज़ जो है ना वो आपने चेक करनी है, एलएच चेक करना है, एफएसएच चेक करना है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ना वो आपने इसका चेक कर लेना है, ठीक है, ताकि पता चल सके हम क्यों करवा रही है ल्यूकोसाइट काउंट, कोई ऑटो इम्यूनिटी तो नहीं है, तो ये सारे का सारा होता है। जबकि फीमेल के अंदर बेसिकली क्या होगा, हमारे पास कोई ब्लड हार्मोनल प्रोफाइल जो है ना वो आपने देख लेनी, ब्लड हार्मोनल प्रोफाइल आपने फीमेल की देख लेनी, एफएसएच देख लेना है, एलएच देख लेना है, ईस्ट्रोजन देख लेना है, प्रोजेस्टेरोन देख लेने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे फीमेल के अंदर टेस्ट करवाने हैं। साथ में एक जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है जिसे हम कहते हैं AMH, बुक में लिखा हुआ एंटी मुलेरियन हार्मोन, सिंगल बेस्ट मार्कर है,
ठीक है। ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती है ना ओवरी के, ठीक है, वहाँ से हमारे पास ये सेक्रीट होता है और ये पूरे साइकिल में बनता रहता है। तो ये आपको बहुत सी चीज़ें एएमएच बता दिया करता है, ठीक है। फिर आपने मिड ल्यूटियल प्रोजेस्टेरॉन आपने देखना है, मतलब मिड साइकिल के अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है 21st डे के ऊपर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो एक्सेसिवली रेज हो या ना हो। फिर थायराइड के अंदर हाइपोथायराइडिज्म चेक कर लेना। फिर आपने साथ में जितने भी हार्मोन है फीमेल के, प्रोलैक्टिन का लेवल, ठीक है। मेल के अंदर आपने टेस्टोस्टेरोन का लेवल आप दिखा सकते हैं। अब आप खुद भी अपनी लिख सकते हैं क्या एक मेल आ जाए क्लाई में, फिर आप दोनों के अंदर क्या इन्फेक्शन जो कॉमन हो सकते हैं, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, कोई भी HIV, हेप बी, हेप सी, LFTs RFTs आप उसके करवा लेंगे तो बड़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर आपने, ये तो थी ब्लड रिपोर्ट, अब आपने जाना है जी अल्ट्रासाउंडिंग की तरफ की, मतलब अंदर से आपने देखना है कि ये तो आपको ऊपर से पता चल गया ना, अब ये मसला हो सकता है। अब आपने जाना है जी कैमरा लेके अंदर, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी चेक करनी है आपने सारी की सारी पेल्विस को, यूट्राइन पैथोलॉजी, फाइब्राइड कोई तो नहीं है, अगर है तो उसका वहीं पे आपने उसका साइज़ मेजर कर लेना है, शेप मेजर कर लेनी है, बहुत सी चीज़ें बताएंगी। AFC एंट्रोफोलिकुलर काउंट आपने देख लेना। हाइड्रोसेल्फेंजाइटिस मतलब देखो कि कोई भी ट्यूब के अंदर फ्लूइड तो नहीं है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोसेल्फेंजाइटिस हो गया, ठीक है। फिर ट्यूब पेटेंट है या फंक्शन कर रही है प्रॉपर, या बिल्कुल ट्यूब की जो ना मोटेलिटी आपने चेक करनी होती है, क्या या कोई मोटाइल है या अभी बिल्कुल ही कैसे चेक करेंगे? डाई डाल कर ना देखो कि खुली है या बंद है। आप कहते हैं एक डाई इंसर्ट करती हैं, अगर तो वो डाई यहाँ तक आपको चली जाए नज़र आ जाए तो इसका मतलब है ये ठीक है, खुली हुई है, ठीक है। इससे हम हाइड्रोसेल्फेंजेक्टमी 3D हिस्टेरो कंट्रास्ट और सोनोग्राफी और कंट्रास्ट सोनोग्राफी वगैरह वो सारी की सारी बच्चों वाली बात है, कोई इतना नहीं है, आप खुद एक दफ़ा रीड देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है हाउ टू मैनेज दिस टाइप ऑफ पेशेंट। तो इसके लिए यार अलग से वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो किस मिनट की होगी या ऑलरेडी, तो इसके लिए फिर अपलोडिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान के इंटरनेट का आपको माशाल्लाह से पता ही है, थोड़ा सा ही मतलब इधर कोई पटाखा भी चल जाए तो यहाँ भी हर चीज़ इंटरनेट जैमर लगा के बंद कर देते हैं, पता नहीं क्या मसला है। दुनिया चाँद पे पहुँच गई और ये अभी तक इनका मसाइल ही नहीं हल हो रहे। बहरहाल व्यवस्था रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख, अल्लाह पाक खैर करे हमारे मुल्क के लिए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में आ जाए।